परछाइयां जमीन पर रेंगते हुए सांपों जैसी लगती, लेकिन निगाह बरबस दूर उधर आने वाले रास्ते पर टिक जाती। बार बार स्वाति, ये बेचैनी नहीं है तो और क्या है, यही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। फिर से हवा का शोर उठा। तंबू में थोड़ा ही दूर एक कपड़ा जमीन चूमता उड़ चला और फिर रुका। हवा चली तो फिर घूमा। उसे भी इंतजार था कि कुछ सहारा मिले तो ठहर जाए कहीं। थक गया था उड़ते उड़ते, घूमते घूमते। अचानक ही ऊँटों के गले में बंधी घंटियां बजी। उनके रेंकने की खर खर की आवाजें आई। दिल में धड़कन हुई तेज, आंखें फैल उठी। खड़ी हुई स्वाति चली बाहर। तपती रेत में पांव जलने लगे, लेकिन किसे चिंता, वो भागी तंबू के पीछे। कुछ लोग थे, ये कुछ ही लोग। वो नहीं आया था जिसका इंतजार था। रेत जलाने लगी पांव। अब कपड़े जैसे खोल उठे। चेहरा पसीने से तरबतर हो उठा। आंखों की पलकों से पसीने टपक पड़े। बाहों के बीच से पसीना जगह बनाते हुए नाक से छूता हुआ होठों के किनारों से बह चला। वापस मुड़ी, रेत में पांव धंसते उसके। फिर से निगाह बरबस उसी रास्ते से जा लगी। आंखों को हाथ की छांव दे दूर तक देखा। बियाबान, सुनसान, वो सहरा, सहराए सहरा। चली अंदर। मुहाने की दरार को बड़ा किया उसने और जैसे ही बैठी नीचे कुछ चुभा उसे। ढूंढा उसने, देखा तो एक खोल था पिस्ते का। अपने हाथ में कैद कर लिया उसने उस पिस्ते के खोल को और आंखें बंद कर ली उसकी। और जब आंख खुली तो उसकी तो अंधेरा घिर चुका था। खान वो चिलचिलाती धूप उस सहरा की, और कहाँ ये अंधकार। देख न सकी, आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से खोली। हुई खड़ी, जाने लगा नीचे। दरवाज़ा बंद किया, उतरी नीचे और सीधे अपने कमरे में। पूरे 1.25 घंटे की थी वो ऊपर। यूँ कहो कि उस सहरा में 1.25 घंटे से वो थी तो छत पर, लेकिन सहरा में तसव्वुर में वो घूम रही थी। 1.25 घंटे का इंतज़ार बहुत बड़ा होता है, जब एक एक लम्हा ऐसा लंबा खींचे कि उसकी शाम ही ना हो, इंतहा ही ना आए। एक एक सांस सीने में घुट घुट के आए तो ये 1.25 घंटा तो एक जिंदगी के बराबर था। घुट घुट के एक जिंदगी काट ली थी उसने। स्वाति, ये बेचैनी नहीं तो फिर क्या है। फिर से उसके दिमाग में ये आवाज़ गूंजी। वो अपने कमरे में गई, अपने दर्पण को देखा, अपनी चुनरी उठाई, सर पर ओढ़ी और किया वैसे ही उस चुनरी को जैसे उस तंबू में वो अपने दांतों से दबाए बैठी थी। वो देखती रही और तब एक मुस्कान सी उभरी उसके होठों पर। दर्पण के करीब हुई और फिर आंख से आंख मिलाई। एक हया सी उतरी उसकी आंखों में। ललच गई अपने आप से ही, ना देख सकी वो और हट गई वहां से, दर्पण के सामने से, और चुनरी समेत जा बैठी बिस्तर पर। यह बेचैनी का आलम था, और बेचैनी उसकी क्या कहें। स्वाति ने कबूल ही नहीं किया था अब तक कि उसे बेचैनी भी हो रही है। चुनरी हटा ली थी मुंह से और रख दी थी सिरहाने। तभी उसकी माँ की आवाज़ आई उसे। वो चली बाहर जवाब देते हुए। पहुंची माँ के पास। पिताजी भी आ चुके थे। बैठ गई उन दोनों के पास। पिताजी ने पैसे दिए उसको, रख लिए उसने, और माँ ने खाना लगवा दिया। तीनों ने खाना खाया। फिर कुणाल अपने ताऊ के पास था। उसका रोज़ का यह हाल था। ताऊ ताई के यहीं खाना खाता था वो। खाना खा लिया स्वाति ने और चली अपने कमरे तक। आई अंदर, पंखा चलाया, तेज किया और फिर अपना बैग उठाया, रखा बिस्तर पर। खुद भी बैठ गई वो और बैग में से कुछ ज़रूरी सामान निकाल लिया। बैग रखा एक तरफ और उठा ली अपनी किताबें। पढ़नी शुरू की अपनी पढ़ाई। कुछ घंटा भर पढ़ी वो। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। पड़वा के चांद निकल आया था। आज बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे किसी सुंदर सी कन्या की किसी आँख का बिंब उसने रख दिया हो। अपनी किताब के बीच में अपना पेन फंसाकर सरकाई कुर्सी उसने और खोली खिड़की। दीदार किए उसने चांद के, और चांद भी जैसे उसकी भोली बातों में आ गया हो। करोड़ों लोग चांद को देख रहे होंगे, लेकिन उस रोज़ वो चांद केवल स्वाति को ही देख रहा था, ऐसा लगा स्वाति को। चौखट पर अपने दोनों कोहनियों को रख दिया उसने। हाथों में अपना चेहरा रख खड़ी हो गई थी और अपलक चांद को निहारे जा रही थी। मेरा संदेशा ले जाओगे, बोली मन से चांद से मुखातिब होकर स्वाति। आज भी। और इतना बोलकर वो अपलक देखे, मुंह में अपने सीधे हाथ की कनिष्ठा अपने दांतों में दबा चांद से मन ही मन बातें कर रही थी स्वाति। कर दो आज भी एक एहसान, चांद से वो बोली। जैसे मुस्कुराए चांद, पर सुरभि की नज़र जैसे सुराग किए जा रही थी उसे। स्वाति और झुकी थोड़ा। अब उसकी भौं के पास थे चांद। मोटी मोटी आंखें और उनकी पुतलियों ऐसी सुंदर लग रही जैसे देखने वाला बस देखते ही रह जाए। उंगली निकाल ली थी उसने, अब होंठ बंद कर लिए थे, अपने पाँव हिलाने लगी थी। ले जाओ संदेशा, इतना बोलना था कि मुझे बुलाएं वो, याद आ रही है उनकी, बोली मन ही मन, फिर चांद को देखते हुए, और फिर कुर्सी पर बैठ गई। एक अंगड़ाई ली उसने कसकर और खिसका ली कुर्सी आगे। खिड़की की चौखट पर दोनों हाथ बिछा लिए और टिका दिया चेहरा उन पर। याद आया उसको वो सहरा, वो चिलचिलाती धूप, वो ऊँटों के गले में बंधी घंटियाँ, वो तेज़ हवाएं, वो रेत का उड़ना। आंखें बंद हो गई उसकी। उसका मन ले चला था उसको उस सहरा में। अब उसने देखा एक नाग फनी है, बड़ी सी, काफ़ी बड़ी, और उसमें फूल लगे थे, लाल और पीले। लाल और पीले रंग के फूल जिसे कोई भी देखे
तो देखता ही रह जाए। हवा चलती तो उनकी पंखुड़ियां हिलकर अपने वजूद को उस हवा में जोड़ देती थी और हवा उनके वजूद को दूर दूर तक ले जाती थी। उसने आसपास देखा, बाएं एक तरफ हरा भरा झुरमुट था पेड़ों का, वो वहीं चल पड़ी। सर कपड़ा बंधा था, उसने उससे अपना मुंह ढाका और चल पड़ी। हवा चलती तो ठेलती उसके बदन को, वो चली जा रही थी आगे आगे, हवा के संग संग, जैसे हवा ही बता रही हो उसको पूरा रास्ता। वो वहां पहुंची। ये एक छोटा सा नकली स्थान था, कोई तालाब नहीं था, लेकिन एक कुआं था उधर, चौड़ा सा। उसने झांक कर देखा, उसमें पानी मौजूद था और साथ ही में एक मान बनी थी, शायद ऊंटों को पानी पिलाने के लिए। वो गई और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। कांटेदार था वो वाला, लेकिन छाया कांटेदार नहीं होती। वो वहीं बैठ गई थी। पीछे ही छोटे और मोटे खजूर के पेड़ लगे थे, उनके तनों से कपड़े बंधे थे कतरन जैसे। तभी उसको दूर से दो औरतें आती दिखाई दी। सर पर घड़ा रखा था और हाथ में पीले रंग का पीपा पकड़ा था। वो खड़ी हो गई, इंतजार किया उनके आने का। वे औरतें आती गई करीब और करीब और करीब और आ पहुंची वहां। स्वाति को देखा, मुस्कुराई, वो बुलाया अपने पास, नजर उतारी, चिबुक पर छूकर उसके सर का कपड़ा ठीक किया उन्होंने। पानी पियोगी बेटी, पूछा एक ने, तो उसने कहा हाँ अभी लो बेटी। वो बोली, रस्सी डाली अंदर, रस्सी पीपे में ही थी, पानी भरा और खींचा बाहर। लो बेटी पानी पी लो। अब पानी पिया स्वाति ने। पी लिया था उसने तो उस औरत ने अपने कपड़े से उसके हाथ मुंह पोंछ दिए। तभी उनमें से एक ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हो? उसे तो खुद को ना पता था क्या जवाब देती आखिर। हैजा और अशूफा का इंतजार है। एक झटके से स्वाति बोली और उसने सर उठाया ऊपर। हैरान रह गई वो। उसके सर पर हाथ फिराया उस औरत ने और बोली, हाँ। हल्की सी आवाज में वो औरत मुस्कुराई। वो वहाँ दूर उधर हैं। एक औरत ने उसको जब बताया, कदम बढ़ चले ऑटोमेटिकली स्वाति के उस तरफ। स्वाति कदम बढ़ाते चले गई उधर के लिए। उस रेत में दौड़ चली, सांसें तेज हो चली, पांव धंसने लगे, मुंह से सांसें निकलने लगी, लेकिन ना रुकी। और तभी तभी उसकी आंख खुल गई। उसने आसपास देखा, चौंक कर खड़ी हो गई। सांसें तेज थी उसकी और पाँव में अभी भी तपिश थी। गला अभी भी सूखा था, कपड़े अभी भी गर्म थे, अभी अभी जैसे उस सहरा की तपती धूप से बस अभी आई हो। पसीने छलछला रहे थे चेहरे पर, गले पर। उसने चुनरी ली और पोंछा पसीना। अब वो अपने रूम में थी। उस ख्वाब से वो बाहर आ चुकी थी। अब अपने शरीर को भभक रहा था उसका शरीर। घड़ी देखी, तभी 12:30 बजे थे। कोहनियों पर उस चौखट के निशान उभर आए थे। वो हटी वहां से, पानी पिया और आ लेटी बिस्तर पर। पंखा चल रहा था तेज, लेकिन पसीना ना सूख रहा था। पाँव में खारिश होने लगी थी तपिश से। पाँव छूकर देखे तो भभक रहे थे गर्मी से। उसको फिर से प्यास लगी। उठी और पानी पिया। पता नहीं ये पानी प्यास क्यों नहीं बुझा रहा था। उसने पी लिया पानी और फिर से जा लेटी बिस्तर पर। इस बार सिराने नहीं, पैताने उसने तकिया रखा और लेट गई। अपने दोनों हाथ मोड़कर छाती पर रख लिए थे उसने। नींद अब आ नहीं रही थी। कोशिश की उसने, लेकिन नहीं आई नींद। फिर से करवटें बदलनी शुरू की उसने। आंखें बंद कर ली उसने और सोच में जा डूबी। कब आंख लग गई उसे भी पता न चला। आया सपना। उस सपने में वो एक हरे भरे बाग में थी। रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे शाखों पर, काले, नीले, पीले, संतरी और कुछ दुरंगे तिरंगे। कुछ पक्षियों की कलंगी भी थी उनमें। बेहद सुंदर थे वो। काले वाले तो बेहद ही सुंदर। उनकी दुम ऐसी लंबी कि जमीन को छुए, आवाज ऐसी मधुर कि वहीं बैठकर बस उनका स्वर सुना जाए। वो आगे चली। फलदार पेड़ मिले उसे। संतरे लगे थे, वो भी बड़े बड़े संतरे, ऐसे कि उसने अपनी जिंदगी में कभी ना देखे थे। एक एक खरबूजे बराबर। हाथ बढ़ाओ और तोड़ लो। वो आगे चली, तभी पाँव के नीचे एक पत्थर आया, चुभा उसे। वो रुकी, बैठी वहां और देखा पाँव को, तो दर्द हो गया था उसे। उसने वो पत्थर वहां से उठा अलग फेंक दिया। पाँव सहलाया तो कुछ आराम आया। वो हुई खड़े, आगे चली। पानी ले जाती छोटी छोटी नहरें दिखी उसे। उनके किनारे सफ़ेद और नीले रंग के पत्थरों से बने हुए थे। पानी ऐसा साफ कि कांच लगे। वो और आगे चली। सामने खुला मैदान था, पीले फूलों की चादर बिछी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चित्र बना हुआ हो सामने, इतना शफाफ और इतना साफ। पीछे मुड़कर जैसे ही उसने देखा तो हर तरफ फूल लगे थे चारों तरफ। और वो आगे चली। जैसे ही चली, पत्थर लगा हुआ था, रास्ता दिखा एक उसे। वो रास्ते पर हुई खड़ी। दाएं देखा, फिर बाएं देखा। दाएं मैदान था और बाएं पेड़ों के झुरमुट थे। वो बाएं चलने लगी। पेड़ों के नीचे पहुंची। पेड़ों के पत्ते से महीन महीन पानी की बूंदें गिर रही थी। बहुत शानदार नज़ारा रहा था वो। उस वक्त स्वाति मुस्कुरा पड़ी। वो रास्ता आगे जाकर चढ़ाई ले लेता था तो चल पड़ी आगे। चढ़ी चढ़ाई और सामने वही इमारत दिखाई दी। मुस्कान आ गई होठों पर, जान सी पड़ गई देह में, कदमों में फुर्ती आ गई और तेज कदमों से वो उतर पड़ी। वो रास्ता उस इमारत की सरहद में घुसी। वो चली आगे, रुकी सीढ़ियों पर। आज कोई फूल न बिछा था वहाँ। वो बड़े बड़े सुर्ख सुल्तानी गुलाब आज नहीं थे वहाँ पर। वो सड़ी सीढ़ियाँ और तेज कदमों से यूं कहो कि भागते हुए उस चौखट में घुस गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं। बड़े बड़े पर्दे हिल रहे थे, नक्काशीदार दीवारें चमचमा रही थी। पर्दे हिलते तो धूप अंदर आती, दरारों में से दीवार पड़ती,
तो दीवार जैसे लपटों से घिर जाती थी। वो दौड़ के दूसरे कक्ष में गई। वहाँ एक बड़ा सा पलंग पड़ा था, छत पर दर्पण लगा था। उसने झाड़ फानूस का देखा तो सैकड़ों सुरभियाँ खड़ी हो गई थी वहाँ, उन कांच के टुकड़ों पर उसे अक्स के कारण, लेकिन वो फिर भी अकेली थी। वो दौड़कर तीसरे कक्ष में गई। पीला और काला कालीन बिछा था वहाँ, दीवारों पर नीले और लाल रंग की मेजाइक नक्काशी की हुई थी, छत पर लाल रंग की नक्काशी हुई थी। अब और कोई कक्ष न था। वो वापस हुई, दौड़ी बाहर आई, आसपास देखा कोई ना था वहाँ पर। अब घबराहट उठी मन में। हैजा, चिल्ला के बोली वो। आवाज लौट आई वापस। अशूफा, फिर से चिल्लाकर बोली। जोर से आवाज गूंजी कई बार और लौट आई वापस। हड़बड़ा गई वो, नीचे उतरी, फिर से हैजा हैजा चिल्लाने लगी। आवाज गूंज उठी, पक्षी उड़ चले और लौट आई आवाज वापस। आगे गई वो, रुकी और देखा आसपास। फिर से चिल्लाया उसने, अशूफा कहाँ हो तुम लोग? आखिर कहाँ गए थे ये सब लोग? इस इमारत में ही तो उसकी मुलाकात हुई थी इन लोगों से। क्या होगा आगे, कैसे मिलेगी वो अशूफा और हैजा से, जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।